नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बागेश्वर से है, जहां पर मंत्री चंद्रराम दास की अचानक से तबीयत खराब हो गई। मंत्री चंद्रराम दास को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आईसीयू में भर्ती करवाए गए हैं मंत्री चंद्रराम दास। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा और विधायक सुरेश गड़िया प्रोग्राम छोड़कर चंद्रराम दास से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे हैं। हम आपको हॉस्पिटल के भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। चंद्रराम दास को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। बागेश्वर के दौरे पर थे और अचानक से इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद फौरन उनको जिला अस्पताल ले जाया गया। और जैसे उनकी तबीयत की जानकारी मिली, सौरभ बहुगुणा और साथ ही विधायक उनको देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। बागेश्वर से हमारी सहयोगी सुष्मिता थापा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुष्मिता, क्या जानकारी, क्या अपडेट है चंद्रराम दास की तबीयत को लेकर? सर जी बताएं कि इन दिनों जो कैबिनेट मंत्री चंद्रराम दास जी हैं वो अपने दौरे पे निकले हुए हैं। उसी बाद में कल शाम वो अल्मोड़ा से बागेश्वर पहुंचे थे। तो कल तक उनकी स्थिति तो ठीक थी, तबीयत जो उनका बताया जा रहा है कि तबीयत कल ठीक थी, लेकिन आधी रात के बाद से कुछ उनकी स्थिति में कुछ देखने को मिला, जिसके बाद अचानक उनकी तबीयत आज सुबह बिगड़ गई। और उसके बाद जब अभी इनको कुछ प्रोग्राम में आना था तो वो वहाँ नहीं आ सके, तो तभी उसी के बीच मंत्री सौरभ बहुगुणा और विधायक सुरेश गड़िया पहुंचे थे। तो तभी वो लोग, जैसे उनको पता चला, तो सभी अभी अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ उनकी स्थिति को यहाँ पर डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। आईसीयू में वो एडमिट है। डॉक्टर की तरफ से कुछ जानकारी साझा की गई है सुष्मिता, उनकी सेहत को लेकर? क्या सेहत में पहले से सुधार हो रहा है या आगे ट्रीटमेंट के लिए कहीं और रेफर किया जा सकता है? क्या जानकारी डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है? तो डॉक्टर से जानकारी मिल रही है। उनका कहना है कि उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है, अभी ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। अगर उनकी स्थिति अगर कंट्रोल में नहीं आती तो उन्हें आगे रेफर किया जाएगा। किसी प्रकार की कोई मेडिकल हिस्ट्री भी जो पता चल पाई हो, जिसका ट्रीटमेंट पहले से चल रहा हो, जिसकी दवाइयां ले रहे हो? कंटिन्यू जो इनकी हेल्थ है, पहले से ही कुछ टाइम पहले से इनकी हेल्थ कंटिन्यू बिगड़ी हुई है। इनके डायबिटीज है और डायलिसिस भी इनका टाइम पे होते रहता है। तो कई तरह की बीमारियां से वो जूझ रहे हैं, लेकिन इस बीच आज उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी है। उससे कहीं ना कहीं अभी स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चंद्रराम दास अभी भी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। अभी डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी सेहत को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल ऑब्जर्वेशन में उनको रखा गया है। एक और बड़ी खबर रुड़की से आ रही है, जहां पर गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, पथराव भी हुआ। पथराव और मारपीट में 6 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। ये तस्वीर हम आपको रुड़की की दिखा रहे हैं। गंगनहर इलाके में दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद मारपीट हुई है, पथराव भी किया गया है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत करवाया गया और आपसी संघर्ष में जो लोग घायल हुए थे उनको फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां उनका इलाज चल रहा है। और दूसरी तरफ पुलिस मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ के जरिए विवाद के कारणों को पता लगाने की कोशिश कर रही है। बद्रीनाथ धाम में उद्धव और कुबेर की डोली पहुंच गई है। इसके साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी धाम में पहुंच गई है। कल सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम को सजाने का काम शुरू हो गया है, जिसे करीब 20 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का पहुंचना भी जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पूरे मंदिर परिसर को कैसे दिव्यता और भव्यता प्रदान की जा रही है। 20 क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है। कल सुबह कपाट खुलना है और उससे पहले तमाम तैयारियों को अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट पहले ही खुल चुके हैं। कल केदारनाथ धाम के भी कपाट खुल गए और कल सुबह 7:10 पर बद्री विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे, जिसके बाद चारों धामों के दर्शन श्रद्धालु कर पाएंगे। यहाँ दर्शन होंगे, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोगों के फोन वगैरह भी आ रहे हैं कि कब कपाट खुलेंगे, अब लोग दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं। लोगों में बहुत उत्साह है और जैसे 6 महीने के बाद जो चीज़ें भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे तो लोगों में इतना आनंद है, इतना उत्साह है कि भगवान के दर्शन होंगे। हर तरीके की रौनक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया रौनक है और हम 12-13 साल से आ रहे हैं, हर साल आते हैं। तो कल खुलने पर
जब पहला दर्शन होगा तो कितना उत्साह है? उसका तो उत्साह कोई बयान नहीं कर सकता, कोई उम्मीद, कोई बयान कुछ है ही नहीं उसके बारे में। तो इतना उत्सव भाग्य है कि हम प्रभु के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं जी। और जो हमें लेके आ रहे हैं उनका भी धन्यवाद जी। जो हम तो प्रथम बार आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ आकर इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी वाइब्रेशन और इतनी पॉजिटिविटी है यहाँ पे कि बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ एक बहुत ही उत्सव मिलता है। एक बद्रीनाथ जी जा रहे हैं, वहाँ बहुत कृपा है। भू वैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम में न्यूज 18 की टीम पहुंच चुकी है और न्यूज 18 इस समय भगवान बद्री विशाल के मंदिर को सजाने का काम किया जा रहा है। लगभग 15 से 20 कुंतल फूलों से भगवान नारायण के मंदिर को सजाया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से भगवान बद्री विशाल के मंदिर का इस समय फूलों से श्रृंगार किया जा रहा है। जो सिंह द्वार है उसको सजाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य तरीके से मंदिर को सजाने का काम शुरू किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का जो इंतजार लोगों में है, अब वो इंतजार धीरे धीरे खत्म होगा और कल यानी कि गुरुवार को ठीक 7:10 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल जाएंगे। और जैसे ही भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुलेंगे, वैसे ही उत्तराखंड में स्थित चारों धाम की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। नितिन सेमवाल, न्यूज 18 बद्रीनाथ धाम। और बद्रीनाथ धाम से हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, अभी आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई, वहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, मंदिर को फूलों से सजाया गया है। अभी कैसी तस्वीर वहां पर आप देख पा रहे हैं, क्या चल रहा है वहां? जी, हम सीधे अपने दर्शकों को बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए किस तरीके से भगवान बद्री विशाल के मंदिर को इस समय सजाया जा रहा है। जो सिंह द्वार का जो क्षेत्र है मंदिर परिसर का, उसको इस समय रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है और ये देर शाम तक ये मंदिर को सजाने का जो काम है वो चलेगा। और अगर बात करें तो इसके अलावा हम आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि इस सिंह द्वार के आसपास फूलों को किस तरीके से लगाया जाता है। ये टीमें यहाँ पे पहुंची है ऋषिकेश से, हर वर्ष यहाँ पे फूल सजाने के लिए पहुंचते हैं। लगभग 15 से 20 कुंतल फूलों का प्रयोग होता है और इस बार बीकेटीसी के द्वारा जिस तरीके से जो बद्रीनाथ रूट पर जो अन्य मंदिर है वहाँ पे भी फूल लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार जो तैयारियां हैं वो थोड़ा अलग तरीके की है, नई तैयारियां हैं। तो मंदिर समिति इसमें लगी हुई है, स्थानीय प्रशासन भी लगातार मंदिर को सजाने का काम कर रहा है। कल यानी कि गुरुवार को 7:10 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल जाएंगे और जैसे ही भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुलेंगे, वैसे ही उत्तराखंड में स्थित चारों धाम की यात्रा भी विधिवत तरीके से शुरू हो जाएगी। ठीक है इस नितिन, आज की तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं। कल चूंकि सुबह 7:10 पर कपाट खुलना है, तो कल सुबह से जो प्रक्रिया यहां पर आगे बढ़ाई जाएगी, कपाट खुलने से पहले की जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में संक्षेप में आप बता दीजिए। जी, लगभग कल सुबह यानी कि प्रातःकाल के हम बात करें तो 4 बजे के आसपास जो बद्रीनाथ धाम के जो मुख्य पुजारी जो रावल जी होते हैं वो मंदिर परिसर में चले जाएंगे और वहां पर जिस तरीके से अभी शीतकाल में माता लक्ष्मी गर्भगृह में विराजमान रहती है, तो माता लक्ष्मी गर्भगृह से बाहर लक्ष्मी मंदिर में आएंगी और उद्धव और कुबेर जी की जो मूर्ति है वो भगवान विष्णु यानी कि नारायण के साथ गर्भगृह में विराजमान होगी। ये परंपराएं सदैव से चली आ रही है और इसी परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो संस्कृत महाविद्यालय के जो छात्र होते हैं वो यहाँ पे वैदिक मंत्रोच्चारण करेंगे। ये लगभग सुबह प्रातःकाल 5 बजे से ये प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। जी ठीक है नितिन, एक बात और बता दीजिए जल्दी से, केदारनाथ धाम में मौसम अभी खराब है, लिहाजा यात्रियों को आगे जाने से रोका गया है, अभी रजिस्ट्रेशन भी रोक दिया गया है। यहाँ पर मौसम का क्या हाल है, क्या कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा यहाँ पर, और कल सुबह को लेकर क्या कोई अपडेट दिया गया है क्या मौसम विभाग की तरफ से बद्री विशाल में? अगर मौसम की बात करें तो आप बद्रीनाथ धाम की जो ये पहाड़ियां हैं उन पे हल्की बर्फ देख सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन यहाँ पे बर्फबारी हुई थी। लेकिन फिलहाल अभी ये बताया गया है कि मौसम बद्रीनाथ धाम में सामान्य रहेगा। आज भी धूप खिली हुई है
तीर्थ यात्री भी अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। तो जो ठंड सुबह शाम है उसी में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, लेकिन दोपहर का जो तापमान है वो बिल्कुल ठीक है, सामान्य है। गर्मी थोड़ी सी बढ़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने जरूर छोट मोट बारिश की जो संभावना है वो जताई हुई थी, लेकिन अभी ऐसा बताया नहीं गया है कि कल बद्रीनाथ धाम में बारिश या बर्फबारी जैसी कुछ भी हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। केदारनाथ के कपाट खुलने के पहले दिन मंगलवार को 18,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। अभी गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। तीनों धामों में अभी तक 67,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गुरुवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। चार धाम यात्रा के लिए अभी तक 19 लाख से अधिक लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सबसे अधिक 6,81,000 लोगों ने केदारनाथ धाम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। बद्रीनाथ धाम के लिए 5,75,000, गंगोत्री के लिए 3,52,000 और यमुनोत्री के लिए 3 लाख से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। हेमकुंड साहिब के लिए भी तकरीबन 1,500 लोगों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट जारी किया है उसके मुताबिक 28 अप्रैल तक गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में बारिश और बर्फबारी की आशंका है। कुमाऊं के बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भी इस दौरान मौसम खराब रहेगा। सुगम चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन दावों की पोल यात्रा की शुरुआत में ही खुलने लगी है। केदारनाथ यात्रा में कुंड से सोनप्रयाग तक कई ऐसी जगहें हैं जहां पर सड़क खतरनाक बनी हुई है, जिसकी वजह से यात्रियों को खतरा है और जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। प्रशासन की तरफ से धरातल पर किस तरीके से उतरते हैं, इन तस्वीरों से आप साफ तौर पर देख सकते हैं। प्रशासन ने लाख दावे किए थे कि यात्रा से पहले वो हर प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी कर लेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसे ही कई पैच अभी चारधाम यात्रा में सड़कों के देखने को मिल रहे हैं, जहां की प्रशासन के दावे बिल्कुल ही फेल होते हुए दिख रहे हैं। हल्की बरसात भी यहाँ पे किस तरीके का ये पूरा ब्लॉक कर सकती है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। अभी भले यात्रा की शुरुआत है, लेकिन लोगों को घंटों घंटों इस इलाके में जाम से जूझना पड़ रहा है। अभी हम खड़े हैं गुप्त काशी से कुंड के रास्ते में और आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की इतनी लंबी कतार, करीब आधा घंटे से ज्यादा ये लोग अभी इस जाम में फंसे थे। यानी कि प्रशासन के जो दावे थे शायद कागजों में ही देखने को मिले, धरातल पर प्रशासन उन दावों को कब उतारेगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज 18 गुप्त काशी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा के लिए अपने अपने प्रांतों से निकले हुए हैं। ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले यात्रियों को 3 धाम के रजिस्ट्रेशन तो मिल रहे हैं, लेकिन केदारनाथ धाम का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिससे तीर्थयात्रियों में निराशा है। वहां पे लगा स्थिति है, खास करके वहाँ पर जैसे भारी बर्फबारी और मौसम खराब होने के कारण अभी फिलहाल केदारनाथ के पंजीकरण अग्रिम आदेश तक के रोक दिए गए हैं। शेष 3 धामों के जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ के पंजीकरण जारी हैं और तीनों धाम के लिए लोग पंजीकरण करवा के यात्रा के लिए निकल रहे हैं। तो भेज रहे हैं केदारनाथ जाना है मेरे को। क्या बोल रहे हैं जी? बोल क्या रहे हैं कि पहले मतलब 4 दिन बाद मिलेगा ये रजिस्ट्रेशन, जो मतलब अभी कराएंगे तो 4 दिन बाद जाना होगा। तो इंतजार करेंगे आप चंडीगढ़ से? अब देखते हैं क्या करते हैं, इंतजार तो नहीं करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने 29 अप्रैल तक केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर यात्रियों की केदारनाथ जाने के लिए लगातार इंक्वायरी बढ़ रही है, लेकिन ऑनलाइन अगर हम देखें तो 30 अप्रैल के बाद इसकी उम्मीद बनने वाली है। लेकिन मौसम जो खराब है उसके चलते यात्रियों को रजिस्ट्रेशन मिलना अभी मुश्किल ही माना जा रहा है, जिससे यात्रियों में निराशा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज 18। खबर हल्द्वानी से, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही कर्मचारी की जिंदगी पर भारी पड़ गई। बरेली रोड पर लाइन रिपेयरिंग का काम कर रहे कर्मचारी को अचानक से करंट लग गया और वो बिजली के पोल से नीचे झूलने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से कर्मचारी को बचाया जा सका, जिसे सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि लाइन रिपेयरिंग से पहले
कॉन्ट्रैक्टर ने शटडाउन ले रखा था, लेकिन इसके बावजूद लाइन में करंट कैसे दौड़ने लगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पिथौरागढ़ में शिक्षा विभाग का अजब हाल है। यहां एक और कई स्कूल एक टीचर के सहारे चल रहे हैं, तो वहीं मुख्यालय के करीब पीपल कोट इंटर कॉलेज में भले ही स्टूडेंट सिर्फ 54 हों, लेकिन यहां टीचर्स की संख्या 14 है। ऐसे में शिक्षा विभाग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। दरअसल मदरसे के अंदर ओवरहेड टैंक बनाने के मामले का एमडीडीए ने भी संज्ञान लिया और बिना नक्शा निर्माण पर संचालकों को नोटिस भेज दिया है। सहसपुर में पौंधी नदी के किनारे ये मदरसा बना है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। बिना नक्शा पास करवाए निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा रहा था। ओवरहेड टैंक का निर्माण हो रहा था, जिसके बाद एमडीडीए ने हमारी खबर का संज्ञान लिया और नोटिस भेजकर जवाब मांगा है मदरसा संचालकों से। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो मदरसा है, सहसपुर में पौंधी नदी के किनारे ये मदरसा बना हुआ है और यहाँ पर बिना नक्शा पास करवाए ही ओवरहेड टैंक का निर्माण करवाया जा रहा था। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। असर ये हुआ कि अधिकारियों ने खबर का संज्ञान लिया और साथ ही नोटिस भी जारी कर दिया है। जवाब मांगा गया है मदरसा संचालकों से कि बगैर नक्शा पास करवाए आप यहां पर ओवरहेड टैंक का निर्माण कैसे करवा रहे थे। और एक बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री को सोशल साइट का सहारा लेना पड़ रहा है। मंत्री सतपाल महाराज ने ट्वीट कर मंत्रियों को अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार देने की मांग की है। हालांकि पहले ही धामी सरकार के हैविएट मंत्री सतपाल महाराज कैबिनेट की बैठक में मुद्दा उठा चुके हैं, जिस पर सीएम धामी भी आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सतपाल महाराज ने सोशल मीडिया पर फिर से मांग उठाई है। वहीं मंत्री की मांग से सोशल मीडिया पर सरकार की किरकिरी हो रही है और यूजर्स चटकारे ले रहे हैं। ये ट्वीट है मंत्री सतपाल महाराज का, जिसमें उन्होंने जिन जिन बातों का जिक्र किया है, जो बातें लिखी हैं, उसी पर अब यूजर्स चुटकी ले रहे हैं। इससे पहले सतपाल महाराज की तरफ से मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी जा चुकी है। कैबिनेट की बैठक में भी मांग रखी गई थी कि अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार मिले मंत्रियों को, लेकिन अभी तक वो सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित है। लिहाजा एक बार फिर से ट्विटर के जरिए ट्वीट करते हुए सतपाल महाराज ने यह मुद्दा उठाया है, जिसके बाद सरकार की किरकिरी हो रही है, क्योंकि यूजर्स उनके इस ट्वीट पर चटकारे ले रहे हैं। तो अन्य राज्यों की भांति उत्तराखंड में भी मंत्रियों को विभागीय अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसा करने से विकास कार्यों में पारदर्शिता तो आएगी, साथ ही विभागों की सही प्रकार से समीक्षा भी हो पाएगी। ये ट्वीट है सतपाल महाराज का और इन्हीं बातों का जिक्र उन्होंने इससे पहले कैबिनेट की बैठक में भी किया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया था। दरअसल लंबे समय से अफसरशाही और मंत्रियों के बीच एक खींचतान की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसे में सतपाल महाराज ये चाहते हैं कि अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार मंत्रियों को मिले, और अब जबकि बात सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित है, तब उनकी तरफ से सोशल मीडिया का सहारा लिया गया है। ट्वीट के जरिए एक बार फिर से उन्होंने अपनी मांग को, अपनी बात को रखा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें लिखने के बाद अब सरकार की एक तरफ किरकिरी हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है। यूजर्स भी इस पर चुटकी ले रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार। नमस्कार जी। मंत्री जी, कैबिनेट की बैठक में आप ये मांग पहले उठा चुके थे, मुख्यमंत्री की तरफ से आपको आश्वासन भी मिला था, उसके बावजूद क्या नौबत आ गई कि अब आपको ट्विटर का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी इस मांग के लिए? नहीं, हमारी मांग ये है कि हमारा ये कहना है कि पहले भी तिवारी जी जब थे तो नानदत्त तिवारी जी के जमाने में सीआर लिखी जाती थी। हमारा बगल में
हिमाचल प्रदेश है वहां भी सीआर लिखी जाती है, उत्तर प्रदेश है वहां भी लिखी जाती है। जब सभी राज्यों में लिखी जाती है तो वो हमारे राज्य में भी होना चाहिए। और जब अच्छा काम करते हैं, सेक्रेटरी अच्छा काम करते हैं, तो मंत्री को भी अपना मंतव्य अंकित करने का अधिकार मिलना चाहिए। नहीं तो मंत्री जो बॉस है डिपार्टमेंट का, उसका भी मंतव्य जो है अंकित होना चाहिए। यही हमारा आग्रह है। आपने कैबिनेट की बैठक में जब ये मांग उठाई थी तो बात सिर्फ आश्वासन तक सीमित रह गई थी क्या? नहीं, फिर ये हो गया था कि इसको कार्मिक विभाग इस जीओ को बदलेगा और सभी मंत्रियों ने उसका समर्थन किया था। ये कैबिनेट के बाद ये बैठक हुई थी और इस विषय को प्रेमचंद अग्रवाल जी लाए थे। फिर मैंने भी इस विषय को उठाया कि भाई बार बार कहा जा रहा है, बार बार ये हो रहा है, तो इसको कर दीजिए, इसको डिसाइड कर दीजिए। और सभी मंत्री इसका समर्थन कर रहे हैं और सभी मंत्रियों ने एक मत होकर के, ध्वनि मत होकर के समर्थन किया इसका। तो बाद में फिर कार्मिक को आदेश दिए गए, भाई आप जीओ को बदलिए। जी, मुख्यमंत्री का क्या स्टैंड है इस पर? मुख्यमंत्री जी कहते थे इसको किया जाएगा जी, उनका तो हमेशा इसमें रहा है। पर मैं चाहता हूं कि भाई हमारा भी मंतव्य अंकित होना, क्योंकि इसमें इनिशिएटर जो होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है। विभागीय मंत्री जो इसको रिव्यू करता है और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो है इसके अंदर मुख्यमंत्री होता है। तो विभागीय मंत्री का मंतव्य आना चाहिए, क्योंकि विभाग को चीफ सेक्रेटरी तो देखता नहीं है, मंत्री ही देखता है। तो मंत्री का मंतव्य आना चाहिए। और सभी राज्यों के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सभी राज्यों के अंदर ये लिखा जाता है। केवल हमारे यहाँ पहले परिपाटी थी, उसको बंद कर दिया गया। मंत्री जी, इससे पहले भी हमने देखा कि कई बार अलग अलग विभागों की तरफ से नाराजगी जाहिर की जा चुकी है अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर, कार्यप्रणाली को लेकर। इसी बात को लेकर के मैंने कहा कि अगर ये मंतव्य लिखा जाएगा, जैसे आपको पता है जी लोअर कोर्ट के अंदर केस होता है तो लोअर कोर्ट का मंतव्य आता है, उसके बाद सेशन कोर्ट का मंतव्य आता है, फिर हाई कोर्ट का मंतव्य आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। तो हर जगह के मंतव्य आने चाहिए। विभागीय मंत्री का मंतव्य निश्चित रूप में आना चाहिए। ठीक। और ये अधिकार विभागीय मंत्री को मिलना चाहिए कि वो अपनी बात को रख सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई।